वेलकम टू बीए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गृह विज्ञान होम साइंस बीए फर्स्ट ईयर पेपर 2 इकाई 2 के अंतर्गत वर्णित चैप्टर 4 के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत धन व्यवस्थापन। अब धन व्यवस्थापन में आपका क्या क्या आता है, आय व्यय ये सब आ जाता है। साथ ही पारिवारिक बजट, जिसके अंतर्गत आपका बचत विनियोग के प्रकार ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ध्यान रखेंगे, आपके जैसे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित हो तो उसमें आप ये देखेंगे कि मतलब चैप्टर इधर उधर हो सकता है, मे बी पॉसिबल ऐसा हो, लेकिन अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में आपको ऐसे मिलेगा चैप्टर वाइज। ठीक, तो बस आप क्या करेंगे, बस जैसे आपका ऑब्जेक्टिव होता है सब्जेक्टिव होता है, तो अगर कोई भी परीक्षा होती तो आप इन वीडियोस को देखेंगे तो समझ में आएगा। अब इस वीडियो में से धन व्यवस्थापन की परिभाषा सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाएगा, तो वो भी आप बता देंगे ना। जैसे कि मैं बताऊंगा कि हाँ, परिवार वह मौलिक और सार्वभौमिक संस्था होती है जिस पर प्रत्येक समाज का अस्तित्व निर्भर करता है। ठीक, यह कथन किसने कहा है, तो अब इसमें चार ऑप्शन दे देगा किसने किसने कहा है। अभी अगर आपको परिभाषा पढ़नी होती तो आप बता देते, मतलब कि जैसे बीसेंज, और बीसेंज के अनुसार परिवार वह मौलिक और सार्वभौमिक संस्था होती है जिस पर प्रत्येक समाज का अस्तित्व निर्भर करता है। बस ऐसे लिखना है आपको। तो कुछ में उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन हाँ कुछ डिफरेंस होता है। जैसे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को लिखने के लिए आपको आपके पास शब्दों की कमी होगी। ठीक है, तो वो देखेंगे, अगर समय मिला तो उसको भी पूरा करवाएंगे आपके, अगर सब्जेक्टिव टाइप वाले होंगे आप लोग। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव वाले हैं, अधिकतर यूनिवर्सिटीज ऑब्जेक्टिव है, तो चलिए बात कर लेते हैं उन प्रश्नों पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साथ ही विस्तृत चर्चा करते हुए हम चलेंगे, ये बात आप ध्यान रखते हैं। तो इकाई 2 चैप्टर 4 धन व्यवस्थापन यानी आय और व्यय, और साथ ही साथ पारिवारिक बजट, बचत एवं विनियोग के प्रकार, इतने चैप्टर के अंतर्गत इतने टॉपिक आपके मिलेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो लेक्चर। पहला प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है कि पारिवारिक आय मुद्रा वस्तुओं सेवाओं, पारिवारिक आय मुद्रा वस्तुओं सेवाओं तथा संतोष का प्रभाव है जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूर्ण करने एवं उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु आता है। यह कथन किसने कहा। तो पारिवारिक आय मुद्रा वस्तुओं सेवाओं तथा संतोष का प्रभाव होता है, जो कि क्या होता है, परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उत्तरदायित्व, मतलब आपकी जो भूमिका होती है, रोल होता है, उसके निर्वाह के लिए आता है। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो पारिवारिक आय जो होती है वो वस्तुओं को और इन सभी को क्या करती है, प्रभावित करती है। साथ ही पारिवारिक अधिकार में जो आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उन्हीं को पूरा करने के लिए लोग अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं, उसमें रहते हैं। मतलब कोई ऐसा घर है जिसमें कोई घर का जो है मुखिया है, वो क्या करता है, वो जो पारिवारिक आय होती है, पारिवारिक आय की परिभाषा ये है। तो परिवार की परिभाषा है, पारिवारिक आय की परिभाषा। तो परिवार क्या होता है, तो पारिवारिक आय या परिवार जो होता है, परिवार पहले जान लीजिए क्या होता है। तो बीसेंज और बीसेंज ने कहा था कि परिवार जो होता है एक मौलिक और सार्वभौमिक संस्था होती है, जो कि क्या होती है, जिसमें क्या होता है, जिस पर समाज का अस्तित्व निर्भर होता है। समाज का अस्तित्व मतलब अगर परिवार नहीं रहेगा तो समाज नहीं रहेगा, ये बात आप समझ लीजिए। तो परिवार के ऊपर कौन निर्भर होता है, समाज का अस्तित्व निर्भर होता है, ये बिसेंज और बिसेंज ने कहा। मैकाइबर एवं पेज ने भी परिवार की परिभाषा दी, और मैकाइबर एवं पेज महोदय ने बताया कि परिवार जो होता है एक ऐसा समूह होता है जिसमें संनियमित क्या होती हैं, समितियां होती हैं, सामाजिक नियम होते हैं। इन सभी के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित यौन संबंधों का निर्वाह होता है। तो सामाजिक नियमों को ध्यान में रखते हुए, समितियों को ध्यान में रखते हुए, जो संयमित नियम होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए, इन सभी को नियंत्रित करते हुए अपने यौन संबंधों की पूर्ति कर लेना, यही मतलब निर्वाह कर लेना, पूर्ति कर लेना ही परिवार की परिभाषा है। किसके अनुसार, मैकाइबर और पेज के अनुसार, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो वही, अब पारिवारिक आय क्या होता है, पारिवारिक आय जो होता है, तो पारिवारिक आय के अंतर्गत हम तमाम सारी चीज़ें रखते हैं, जैसे जो सेवाएं होती हैं और जो वस्तुएं होती हैं, या फिर संतोष जो आपके मन में मतलब नहीं होता अधिकतर। ठीक है, जबकि संतोषम परम सुखम कहा गया है गीता में भी। तो कुल मिलाकर के वस्तुओं सेवाओं और संतोष, इन सभी पर प्रभाव डालता है कौन, पारिवारिक आय। ठीक है, जो क्या करता है, परिवार के अधिकार में क्या क्या चीज़ें आती हैं, आवश्यक एवं इच्छाएं, मतलब आवश्यकताएं क्या क्या है परिवार के लोगों की, क्या क्या इच्छाएं होती हैं, क्योंकि मनुष्य जो होता है अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है।
तो क्या क्या उसकी इच्छाएं होती हैं, क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, उन्हीं को पूरा करने के लिए उत्तरदायित्वों के निर्वाह हेतु क्या होता है, पारिवारिक आय मुद्रा मतलब सामने आती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ये कथन किसने कहा है, पूछा गया यह कथन किसने कहा, तो ग्रास एवं क्रेंडिल ने कहा। किसने कहा, ग्रास एवं क्रेंडिल ने कहा। अब इनको ऐसे ध्यान रखेंगे आप, ग्रास एवं क्रेंडिल को, कि आपको सैंडल खरीदने जानी है बाजार में। अब सैंडल खरीदने आपको जानी है, तो सैंडल खरीदेंगे कैसे, जब तक आपके पास पारिवारिक आय नहीं होगा। तो मतलब पारिवारिक आय मतलब ठीक ठाक मुद्रा आपके पास होगी, तो आप सैंडल खरीद लेंगी। ठीक, सैंडल खरीदने, अब वो क्या है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति है, मतलब आपको आवश्यकता है कि सैंडल आप खरीदेंगी। तो ऐसे आप सैंडल करके आप क्या करेंगे, क्रैंडल। क्रैंडल आपको याद आएगा, तो इससे ग्रास अपने आप याद हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो आपको ग्रास, यानी ग्रास मतलब होता है घास, तो घास का कलर कैसा होता है, हरा। तो आपको हरे कलर की क्या खरीदनी है, सैंडल खरीदनी है। उसके लिए आपको पारिवारिक आय की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो मतलब हमको आवश्यकता है किसकी, तो इच्छा, हमारी इच्छा है कि हम हरे कलर की सैंडल पहने। तो आप इस तरीके से कुछ बना लीजिए, अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। मैं जो बता रहा था मेरे हिसाब से जो सही लगा मैंने बता दिया, क्योंकि कठिन परिभाषा है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। क्योंकि लगभग जो है 20 से 25% ऐसे एग्जाम में देगा जो कि कठिन होते हैं। 30% से ऊपर यानी 33% के लगभग में, मतलब 30 से ऊपर ऐसे प्रश्न देता है जो कि एकदम से हल्के होते हैं। बहुत, आप पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगा, पेपर मेरे पास 2018 का है, उसको देखूंगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यय का प्रकार नहीं है। व्यय का प्रकार नहीं, तो आय मतलब जानते हैं आप लोग, आय मतलब होता है इनकम, और व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। व्यय मतलब क्या होता है, खर्च। यानी पैसा कितना कमा रहे हो, कितना खर्च कर रहे हैं। तो जितना कमा रहे हो उसको कहते हैं आय, और जो खर्च हो रहा है उसको कहते हैं व्यय। ठीक, तो व्यय का प्रकार नहीं है। व्यय का प्रकार कौन सा नहीं है, ऑप्शन ए दिया है निर्धारित व्यय, ऑप्शन बी दिया अनिर्धारित व्यय, ऑप्शन सी दिया है आकस्मिक व्यय, और ऑप्शन डी दिया है अर्ध निर्धारित व्यय। क्या होगा, क्या लगता है आपको, तो व्यय का प्रकार जो होता है वो अनिर्धारित व्यय नहीं होता, जबकि अर्ध निर्धारित व्यय, निर्धारित व्यय और आकस्मिक व्यय, ये तीन प्रकार के जो है व्यय होते हैं। लेकिन जो अनिर्धारित व्यय होता है ये व्यय का प्रकार नहीं होता। आगे देखिए, बजट का प्रकार है। फटाफट बताइए, बजट का क्या प्रकार होता है, संतुलित बजट, संदेश बजट, बीमा बजट, या औसत बजट, क्या होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है, औसत बजट। क्या होता है, औसत बजट। औसत बजट, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, आय तथा व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व है। आय तथा व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व है, छुपे रुस्तम वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन आ ले लीजिए व्यय का ढंग, ऑप्शन बा ले लीजिए व्यय का निर्धारण, ऑप्शन सा ले लीजिए घर की कुल आय, और ऑप्शन डाल लीजिए पारिवारिक सदस्यों का उत्तरदायित्व। तो आय व्यय को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं वो घर की कुल आय, घर की कितनी आय है वही आपका डिनोट करेगी कि मतलब कि कितना आप व्यय करने के लिए जो है सक्षम है। तो घर की कुल आय, ठीक, ध्यान रखेंगे। और एक प्रश्न पूछा था कि मजदूर वर्ग सर्वाधिक व्यय किस पर करता है। तो सर्वाधिक व्यय भाई मजदूर वर्ग की डेली 200 रुपये कमाए तो खा लेते हैं उतना, ठीक है, जितना डेली कमाते हैं उतना खा लेते हैं, तो भोजन पर सर्वाधिक खर्च करते हैं मजदूर। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे, इतनी बात ध्यान रखेंगे। वेतन तथा मजदूरी क्या कहलाता है, प्रश्न पूछा गया वेतन तथा मजदूरी क्या कहलाता है। तो वेतन तथा मजदूरी अगर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि क्या कहलाता है, तो मौद्रिक आय कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, मौद्रिक आय कहलाता है। मौद्रिक आय क्या होती है, मुद्रा, मुद्रा जो होती है पैसा वगैरह। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, पारिवारिक बजट के अध्ययन से हमें ज्ञात होता है। तो पारिवारिक बजट के अध्ययन से हमको क्या ज्ञात होता है, अवधि ज्ञात होती है, बचत ज्ञात होता है, बचत ज्ञात होता है हमको, और सदस्यों की संख्या ज्ञात होती है, यानी उपयुक्त तो सभी, इसका डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, बजट की प्रमुख मद नहीं है। तो बजट की प्रमुख मद क्या नहीं है, तो जो फैशन होता है यही नहीं है, जबकि भोजन, शिक्षा, मकान, मतलब जो बजट की होता है प्रमुख उद्देश्य, या फिर जो है सबसे ज़्यादा खर्च करने पर बजट किस लिए आता है। तो शिक्षा, जैसे घर का जो बजट होता है, परिवार का बजट की बात कर रहे हैं हम, वो बजट नहीं बात कर रहे हैं। तो जो घर का बजट होता है उसमें अधिकतर लोग पहले भोजन पर देखते हैं, पहले मकान, तो रोटी कपड़ा मकान ही तो देखते हैं सभी, रोटी कपड़ा मकान के बाद में शिक्षा देखते हैं। तो यहाँ पे कपड़ा तो दिया नहीं है, भोजन दिया है, मकान दिया, शिक्षा भी दिया है, ठीक है, तो ये तीनों होते हैं बजट के प्रमुख मद। लेकिन जो फैशन होता है ये बाद में आता है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार का अधिकतम व्यय कहाँ पर होता है। तो मजदूर वर्ग का कहाँ पे होता था, भोजन पर होता था। और मध्यम वर्ग का कहाँ पर होता है, मध्यम वर्गीय परिवार का जो अधिकतम व्यय होता है वो आवास पर होता है, वस्त्र पर होता है और शिक्षा पर होता है। यानी रहने का स्थान बनाएंगे, वस्त्र अच्छे अच्छे पहने, मतलब वस्त्र पहनने पे जाता है पैसा, और शिक्षा ग्रहण करवाने में, ठीक है, करने में। आगे देखते हैं, यानी ऊपर सभी।
अगला देखते हैं, आय तथा व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। आय तथा व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा नहीं है? परिवार का ढंग। ऑप्शन इसमें सॉरी, परिवार का ढंग जो होता है प्रभावित करता है कि परिवार का ढंग कैसा है, घर की कुल आय कितनी है, व्यक्ति का व्यवसाय कितना, ये सब आय व्यय को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो व्यय का ढंग होता है वो प्रभावित नहीं करता, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा व्यय का ढंग, वही प्रभावित नहीं करता। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने, फ्रेंड्स की पारिवारिक बजट को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। तो पारिवारिक बजट को निर्धारित करने वाला तत्व कौन सा नहीं है? बचत करने की आवश्यकता। क्या नहीं है? बचत करने की आवश्यकता। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। आगे देखते हैं, प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। प्रत्यक्ष आय का साधन कौन सा नहीं है? वेतन जो होता है ये प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। शिक्षा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, भवन सुविधाएं, ये प्रत्यक्ष आय के साधन होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, व्यय की विधि नहीं है। व्यय की कौन सी विधि नहीं है? तो व्यय की जो है अनुचित मांग की विधि जो होती है व्यय की विधि नहीं, अनुचित मांग की विधि। जबकि हस्तमुक्त विधि, बजट बनाकर, ठीक है, समान वेतन विधि, ये सब व्यय की विधियां हैं। ठीक, व्यय की विधियां हैं, अनुचित मांग की विधि नहीं है। अब विधि व्यय मतलब खर्च करने की कौन सी विधि? तो बजट बना करके आप खर्च करेंगे कि हमको जो है 500 की बीबी के लिए साड़ी लानी है, उस बच्चे के लिए ये कपड़ा लाना है, 10 रुपये, मतलब 10 रुपये कह रहे हैं, 100 रुपये का उसके लिए लाना है, उसके लिए चप्पल नहीं, उसके लिए सब्जी लानी है, मतलब इस प्रकार से सोचेगा, बजट बनाएगा। तो या तो इस पे खर्च होगा, या फिर हस्त मुक्त मतलब विधि, कोई ऐसी मतलब विधि हो जिस जो ना पता हो, हाथ से मुक्त हो, या फिर अप्रत्यक्ष रूप से खर्च हो रहा हो। समान वेतन विधि मतलब समान वेतन सबको बांट दे कि हाँ इतना इतना, या वेतन जैसे कि कोई कर्मचारी है तो कर्मचारियों को वेतन देने की जो मतलब, अगर आपके घर में ही है तो सबको बता दिया कि हाँ 10-10 रुपये तुमको एक एक दिन में 10-10 रुपये मिलेंगे बच्चों को, उससे ऊपर नहीं मिलेंगे। तो इन सभी विधियों के द्वारा हम खर्च करते हैं। तो व्यय की विधि नहीं है, अनुचित मांग की विधि यही नहीं है। अगला देखते हैं, परिवार की आय बढ़ने का साधन नहीं है। परिवार की आय बढ़ने का साधन, आय बढ़ाने का साधन नहीं है। तो अविवेकपूर्ण व्यय के कारण से, अविवेकपूर्ण जब व्यय करेंगे आप, मतलब कि खर्चा खूब धुआंधार होगा, तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मूवी देखी है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, वैसे हाल होगा। तो बस वही है, इसमें पूर्ण रूप से पूरा ही चलता है। परिवार की आय बढ़ाने का साधन नहीं है कौन? अविवेकपूर्ण व्यय। आगे देखते हैं, मतलब चलना है एकदम से कार से, बुलेट से, उसके बाद में तेल डलवाने के पैसे नहीं, घर में खाने के पैसे नहीं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। अगला है, मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है। मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है, तो मौद्रिक आय के अंतर्गत क्या आता है? मौद्रिक आय के अंतर्गत क्या आता है? मौद्रिक आय के अंतर्गत वेतन, मजदूरी, जमीन जायदाद, किराया, व्यापार से लाभ, ब्याज सब आते हैं। ठीक, मौद्रिक आय हैं सब, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं, ब्याज, रॉयल्टी, डिविडेंट, ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो मौद्रिक नीति, ये भी है मौद्रिक आय के अंतर्गत। आगे देखते हैं, किसी विशेष अवधि में प्राप्त होने वाले समान या मतलब सामान या सेवा को क्या कहते हैं? तो किसी विशेष अवधि में, यानी किसी समय काल में या फिर विशेष अवधि में जो है प्राप्त होने वाले समय या सेवा को हम क्या कहते हैं? तो किसी विशेष अवधि में प्राप्त होने वाले सामान या सेवा को हम वास्तविक आय के रूप में जानते हैं। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है। तो प्रश्न पूछा जाए, वास्तविक आय किसे कहते हैं? तो समान अवधि में या फिर किसी विशेष अवधि में प्राप्त होने वाले सामान या सेवा को हम क्या कहते हैं? वास्तविक आय कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वास्तविक आय के अंतर्गत आती है, वास्तविक आय के अंतर्गत आती है, वास्तविक आय के अंतर्गत आती है, कौन कौन आती है? निःशुल्क शिक्षा आती है वास्तविक आय के अंतर्गत, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं आती हैं, निःशुल्क यातायात, ऊपर सभी आते हैं। ठीक, ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। आगे बढ़िए, थोड़ा और प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, जो है वास्तविक आय कितने प्रकार की होती है? प्रश्न पूछा था आपसे कि वास्तविक आय कितने प्रकार की होती है। तो वास्तविक आय दो प्रकार की होती है, पहली प्रत्यक्ष आय, दूसरी अप्रत्यक्ष आय। पहली कौन? प्रत्यक्ष, दूसरी अप्रत्यक्ष। ठीक, ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न पूछा जाता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक प्रश्न पूछा जाता है कि पार्क, प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि पार्क, स्कूल, सड़क, अग्नि सुरक्षा और पुलिस सुरक्षा आदि किस आय के स्रोत होते हैं? तो ये सारे के सारे कैसे हैं? प्रत्यक्ष आय के हैं। ठीक, किसके हैं? प्रत्यक्ष आय के हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि जिन कार्यों में मानसिक श्रम अधिक लगता है, ये इनके प्रतिफल के रूप में मिलने वाली आय को हम क्या कहते हैं? यानी जिनमें मानसिक श्रम ज़्यादा लगता है आपका, उसको हम क्या कहते हैं? तो जिन कार्यों में मानसिक श्रम अधिक लगता है, जब उनके उसके रूप में माने हम मानसिक श्रम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और हमको पैसा मिले, तो हमको पैसा मिलेगा तो क्या होगा? हमारी वो वेतन होगा। ठीक है, क्या होगा? वेतन होगा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। अगला देखते हैं,
भूस्वामी द्वारा जब अपनी भूमि आर्थिक मतलब कार्य हेतु दी जाती है तो उसकी सेवाओं के बदले में मिलने वाली आय को क्या कहते हैं। यानी भूस्वामी कोई भूमि का मालिक है, यानी खेत का मालिक है, और वो किसी को दे देता है आर्थिक कार्यों के लिए, कोई कार्य कर रहा है कोई व्यक्ति, उसको दे देता है, तो क्या कहा जाता है उसको, उसी को क्या कहते हैं, लगान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लगान। ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका कि साहसी व्यक्ति को जोखिम उठाने के फलस्वरूप जो आय प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं। जब साहसी व्यक्ति जोखिम उठाता है और उसके बाद में जब उसको कोई आय दी जाती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, लाभ कहते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, नीचे लिखा होगा छुपे रुस्तम वाला कि पूंजीपतियों द्वारा जब अपनी पूंजी आर्थिक कार्यों में लगाई जाती है तो उससे मिलने वाली आय क्या कहलाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। तो जब आप कोई चीज़ मतलब जो है व्यय करेंगे, ज़्यादा पूंजीपति लोग व्यय करते हैं तो उसमें उनको क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, यानी प्रॉफिट मिलती है। ठीक है, तो उनको ब्याज मिलता है कि 2% शेयर, 3% शेयर कैसा होगा, ठीक, ध्यान रखेंगे। और विभिन्न प्रश्न और पूछा था इसी से संबंधित रिलेटेड कि विभिन्न उत्पादक कंपनियों के हिस्सों पर प्राप्त होने वाली आय को भी क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको भी लाभ कहते हैं। और जब कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त एक वर्ष या फिर एक दो बार में क्या दिया जाता है, अतिरिक्त लाभ दिया जाता है, इंसेंटिव जिसको आप कहते हो अंग्रेजी में, तो उसी को बोनस बोनस मिलते हैं। ठीक है, तो प्रश्न पूछा था कि जब कर्मचारियों को वेतन के अतिरिक्त वर्ष में एक या दो बार अतिरिक्त लाभ में कुछ धनराशि दी जाती तो उसे क्या कहते हैं, तो ऑप्शन में आपको बोनस मिलेगा, आप लगा दीजिएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। और पूछा जाता है प्रश्न की सेवानिवृत्ति, यानी जब जो है सरकारी कर्मचारी लोग क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, तो उनको जो पैसा मिलता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम पेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेंशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी को जीवन निर्वाह हेतु जो पेंशन प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं। यानी जो सरकारी कर्मचारी है वो खत्म हो जाता है तो उसकी पत्नी को जीवन निर्वाह के लिए एक पैसे रकम प्राप्त कर दी जाती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको उत्तरजीवी पेंशन के नाम से जानते हैं। कौन सा, उत्तरजीवी। उत्तर मतलब बाद में, और जीवी मतलब जीने के लिए। ठीक, पेंशन मतलब पैसा वही। तो अगला देखते हैं, सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों को एक मुश्त राशि मतलब इकट्ठा जो राशि दी जाती है उसे क्या कहते हैं। देखिए मतलब इकट्ठे जो राशि दी जाती है उसको क्या कहते हैं, ग्रेचुइटी भी कहते हैं, अनुग्रह राशि भी कहते हैं। ऑप्शन ए आ और बा दोनों, द ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखते हैं, अनेक संस्थाओं, शासन व शिक्षा संस्थाओं द्वारा सहायता दी जाती है जिसे कहते हैं। तो अनेक संस्थाओं, शासन व शिक्षा संस्थाओं के द्वारा जो सहायता दी जाती है उसे हम छात्रवृत्ति कहते हैं। वजीफा, तो वजीफा मिलता है किसके द्वारा, संस्थाओं के द्वारा दिया जाता है। जैसे कोई संस्था बनाई गई, कोई आप तमाम सब प्रकार की संस्था करते नहीं है कि मतलब कि बी फार्मा पता नहीं क्या क्या होता है, तो वो सारी चीज़ जब आप करते हैं तो आपको छात्रवृत्ति मिलती है, यानी वजीफा मिलता है। ऑप्शन इसका आ करेक्ट है। शिक्षा संस्थानों में, वो स्कूलों में मिलता है। नीचे यहाँ पे छुपे रुस्तम वाला प्रश्न है कि लेखक को अपनी पुस्तक लिखने के बदले में जो व्यय मतलब पारिश्रमिक मिलता है उसे क्या कहते हैं। यानी जो लेखक होता है जब पुस्तक लिखता है तो उसको जो पैसा मिलता है उसको क्या कहते हैं, उसको रॉयल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको रॉयल्टी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों, रॉयल्टी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए आप लोग कि किसी कुटुंब की किसी विशेष अवधि में होने वाली आय और व्यय के विस्तृत ब्यौरे को क्या कहते हैं। तो कोई आपका सगा संबंधी या कुटुंब हो, मतलब कुटुंब मतलब होता है भाई पटीदार आसपास के क्षेत्र के लोग, तो किसी कुटुंब की मतलब किसी कुटुंब की किसी विशेष अवधि में होने वाली आय और व्यय के विस्तृत ब्यौरे को हम क्या कहते हैं, पारिवारिक बजट कहते हैं। क्या कहते हैं, पारिवारिक बजट। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो मतलब कुटुंब का मतलब आरी पड़ोस या फिर आप घर में भी ले सकते हो, बहुत ज़्यादा संयुक्त परिवार होता है किसी किसी घर में, तो वो सारी चीज़ें मतलब कुटुंब मतलब आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप ही के लड़का हो, आपके भाई का, आपके जो है चाचा का लड़का, तो मतलब साथ ही साथ अगर सभी घर में एक रह रहे हैं तो उसी को पारिवारिक बजट कह देते हैं, जब पूरा आय और व्यय का ब्यौरा लेते हैं हम पूरा। ठीक, आगे देखते हैं, परिवार की आय तथा व्यय के ब्यौरे का आज की स्थितियों में सही ज्ञान कराने वाले बजट को हम क्या कहते हैं। तो परिवार की जो आय और व्यय होते हैं उसका ब्यौरा आज की स्थिति में देखा जाए तो पूर्ण रूप से सही ज्ञान जो प्राप्त करवाता है उस सिद्धांत मतलब वो कौन सा बजट होता है, तो वो या तो वास्तविक बजट होता है या तो सैद्धांतिक। तो वास्तविक एवं सैद्धांतिक बजट ऑप्शन ए दिया है आपका, क्या दिया है, वास्तविक एवं सैद्धांतिक बजट। ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे देखिए, वह कौन सा बजट है जिसमें न्यूनतम खर्च करके अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके तथा बचत को भी महत्व दिया जा सके, ऐसा कौन सा है, ये होता है भैया। तो ऐसे जो न्यूनतम खर्च करे और अधिकतम संतुष्टि मिले उसको प्रमाणिक या आदर्श बजट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रमाणिक या आदर्श बजट कहते हैं। क्या,
प्रमाणिक या आदर्श बजट कहते हैं जिसमें हम कम खर्च करके ज़्यादा चीज़ों की उपयोगिता कर ले। ठीक, आगे देखते हैं। नीचे वाला प्रश्न यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए इस पे। छुपे रुस्तम, औसत बजट की परिभाषा दी गई है। लिख पूछा जाता है कि कौन सा बजट विभिन्न परिवारों की कुल आय तथा उपयोग की गई वस्तुओं पर किए गए व्यय का औसत निकालकर बनाया जाता है। तो औसत बजट निकालकर बनाया जाता है। औसत क्या होता है? जैसे कि मान लिया कि 1 महीने का खर्चा निकालना है हमको। 1 महीने का खर्चा निकालना, डेली हमारा 2 रुपये का खर्च हो रहा है, या फिर मतलब 4 रुपये का हम खरीद रहे हैं, 4 रुपया, और मतलब 4 रुपये हमारा आय है, 2 रुपये खर्चा है। ठीक है, 2 बच रहा है हमारा। अब इसी को अगर हम निकालेंगे तो देखेंगे 30 दिन का कितना निकलेगा। 30 दूना 60, 2 रुपये बच रहे हैं, 60 निकलेगा। तो इसका अगर हमको निकालना है तो 30 दूना 60, यहाँ पे जोड़ दीजिए 60 और बटे 30 करेंगे तो 1 दिन का निकल आएगा। औसत बजट मतलब समझ लीजिए, 1 मिनट बताएं। जैसे कि आपको डेली मिल रहा है, मतलब 2-3 दिन की मैं बात कर रहा हूँ कि 3 दिनों तक आपको एक दिन, पहले दिन 10 रुपये मिल रहा है, दूसरे दिन 20 रुपये मिल रहा है, और तीसरे दिन 30 रुपये मिल रहा है। ठीक, तो 10, 20, 30, पहले दिन 10 मिला, दूसरे दिन 20 मिला, तीसरे दिन 30 मिला। अब पूछा जाएगा कि इसका औसत क्या हो। तो इसका औसत मतलब होता है कि इन तीनों को जोड़ दो पहले। इन तीनों को जोड़ के, और कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, तो 3 से भाग कर दो, तो 3 मतलब 30 और 20 50, 10 60 हो जाएगा। 3 से भाग कर दो, तो 60 को 3 से भाग करेंगे कितना आएगा, 20। यानी इसका औसत बजट कितना है, 20 होता है। अधिकतर बीच वाली संख्याएं ही औसत बजट होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। लेकिन हाँ, अधिकतर कंडीशन में नहीं है, 3 संख्याएं देंगे तभी होगी। तो इसका कितना होगा, औसत बजट 20 ही होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये मैथ का था, लेकिन यहाँ पे औसत बात कर ली कि औसत बजट क्या होता है। तो औसत बजट वही होता है जो इस पूरे महीने के या फिर पूरे साल के जो भी निकालना हो उसको उसी हिसाब से निकालेगा। तो पारिवारिक बजट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें होती हैं। तो परिवार में कम पैसों का खर्च कर करके ज़्यादा चीज़ों की उपयोगिता हम सिद्ध कर लेते हैं, उसको आदर्श बजट कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो यही सारी चीज़ें करना होता है। इसलिए देखा होगा मोदी जी ने निर्मला सीतारमण जी को क्या बनाया है, वित्त मंत्री बनाया, ताकि वही संचालन करती, बजट वगैरह पेश करती, क्योंकि गृह विज्ञान पढ़ी होंगी। ठीक है, तो गृह विज्ञान में सारी व्यवस्थाएं होती हैं जिससे पारिवारिक नियंत्रण हो सके, परिवार सही तरीके से चल सके, कम पैसे में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का क्या हो सके, भला हो सके, प्रॉफिट हो सके। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। तो फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।